नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों के बीच आया हूँ। दोस्तों क्या है ना कि पूरे साल में कोरोना कोरोना इस तरीके से हुआ और अभी भी चल रहा है, जिससे पब्लिक ये समझने लगी कि सिर्फ कोरोना ही एक जो है बीमारी है, और कोई बीमारी नहीं है मौजूद। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत सी और गंभीर बीमारियां हैं, जिनके विषय में मैं बीच बीच में आता रहता हूँ, आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो फिर मैंने आज ज़रूरी समझा कि आप लोगों से एक और बहुत ज़रूरी विषय है, क्योंकि ठंड आ गई है, विंटर सीज़न आ गया है, जिसमें एक बहुत ख़तरनाक बीमारियां होने का पब्लिक को डर रहता है। तो आज का विषय हम लोगों का ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, इसकी फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर में है। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में या साधारण भाषा में टीबी के बारे में लगभग लगभग मेरे हिसाब से 90% पब्लिक से अगर पूछा जाए, आम जनता से, तो वो टीबी के बारे में उनके मन में सबसे एक ही विचार आता है कि टीबी तो वही छाती का टीबी होता है जिसमें सर्दी खांसी जुकाम होता है, और इसी को टीबी कहते हैं, और इसका इतना महीने इलाज चलता है। तो 90% मेरे हिसाब से पब्लिक यही आंसर देगी कि टीबी छाती का होता है। और ये तो इसी विषय में पूरी जानकारी दूंगा, इससे बाहर निकल के टीबी और किस किस चीज़ का होता है, और क्या इसकी सावधानियां बरतनी चाहिए, टीबी के बारे में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन अंगों को ये प्रभावित करती है, कितना लंबा इसका ट्रीटमेंट चलता है, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, डेथ रेट क्या है, इस बारे में भी मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। और हर प्रकार की टीबी के बारे में बताऊंगा कि अ, शरीर के कौन कौन से ऑर्गन में कौन कौन सी टीबी होती है। इस कंप्लीट विषय में मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ में। तो सबसे पहले टीबी के बारे में, टीबी एक जो है ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, और लगभग लगभग हर आदमी में टीबी का बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद रहता है। लेकिन हो सकता है आपको बात समझ में, दोबारा से बता, टीबी का बैक्टीरिया हर आदमी में, हर नॉर्मल आदमी में भी मौजूद रहता है, लेकिन वो कहते हैं स्लीपिंग मोड में होता है। हर आदमी में टीबी का बैक्टीरिया मौजूद होता है, लेकिन स्लीपिंग मोड में होता है, वो डिसीज़ फॉर्म नहीं करता है अनटिल उसको कोई बाहर से कम्युनिकेट करके उसका इन्फेक्शन आता है, तब तक वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। तो अब बात आती है कि ये फैलता कैसे है। देखिए, ये टीबी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, जैसा मैंने पहले बताया। ये एक इन्फेक्टेड, दूसरा क्लियर कर दूं, एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोरोना एक आदमी से दूसरा आदमी में कम्युनिकेट हो सकता है, जैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरा इन्फेक्टेड पर्सन को इन्फेक्शन दे सकता है, उसी प्रकार से जो है ट्यूबरक्लोसिस भी है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है, यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। तो माध्यम क्या है? माध्यम वही सेम जैसे कोरोना में सलाइवा और ड्रॉपलेट, थूक की ड्रॉपलेट वगैरह से जो ट्रांसफ़र हो जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी, टीबी में भी इन्फेक्टेड पर्सन की ड्रॉपलेट, या अगर उसने किसी चीज़ का प्रयोग किया है, फॉर एग्जांपल जिस बर्तन वगैरह का प्रयोग करा है, अगर उसमें आप यूज़ करते हैं, या इन्फेक्टेड पर्सन कुछ भी उसके कपड़े वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये एक आदमी से दूसरे आदमी में होने का चांसेस रहता है। अब दूसरी बात, टीबी कितने प्रकार की होती है, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो समझता है सिर्फ चेस्ट की होती है, लेकिन इसके अलावा चेस्ट की तो होती है, जिसको पल्मोनरी टीबी कहते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेन टीबी होता है। सबसे पहले टीबी ब्रेन में भी होती है, जिसको ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप नीचे आ जाइए, गले की टीबी होती है। ठीक है, उसके बाद में पीछे जाइए, लिम्फ नोड की टीबी, लिम्फ नोड की भी टीबी होती है। उसके बाद एब्डोमन एब्डोमन कॉक्स यानी पेट का टीबी होता है। उसके बाद में लीवर का टीबी होता है। ठीक है, उसके बाद में बोन मैरो का टीबी होता है।
मैं टीबी का प्रकार बता रहा हूँ, टीबी कहाँ कहाँ हो सकता है। उसके बाद में उससे नीचे आइए तो महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब का टीबी होता है। उससे नीचे आइए, यूट्रस का टीबी होता है, इंटेस्टाइन का टीबी होता है। तो इतने सारे प्रकार का जो है टीबी होता है। चेस्ट का तो जैसे क्लियर कर दिया, पल्मोनरी टीबी होता है। तो जितने प्रकार का मैंने बताया, इन ऑर्गन को प्रभावित करता है। और उसी हिसाब से इनके लक्षण लक्षण जो है भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ का निकला वहाँ के लक्षण कुछ और, जैसे ब्रेन का टीबी हुआ तो वहाँ के लक्षण कुछ और है, कुछ सिम्टम मिलते जुलते हैं। तो हाँ, तो अब आ जाते हैं सिम्टम के ऊपर में। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जिस ऑर्गन में होगा उस पार्ट के हिसाब से सिम्टम अलग अलग आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मोस्ट कॉमन टीबी जिसको पल्मोनरी टीबी यानी छाती का टीबी होता है, उसके बारे में मैं लक्षण बता देता हूँ। देखिए, लक्षण में सर्दी, सॉरी दोस्तों, बीच में फ़ोन आ गया था, एक पेशेंट देखना पड़ गया था इमरजेंसी के लिए, इसीलिए वीडियो स्किप करना पड़ा था। तो पल्मोनरी टीबी के मैं सिम्टम के बारे में बता रहा हूँ। पल्मोनरी टीबी के सिम्टम में सर्दी, खांसी, 3 हफ्तों से ज़्यादा की खांसी, खांसी के साथ साथ बलगम आना। अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग है, हालांकि अमिताभ बच्चन जी के सलाह कोरोना पे भी दे रहे हैं, लेकिन अब पब्लिक कितना मानेगी वो पब्लिक पे डिपेंड है। तो मेरी सलाह मानिए, मैं तो भलाई के लिए कह रहा हूँ, मानना ना मानना आपका काम है, मेरा काम है बताना पब्लिक को। तो सर्दी और खांसी, 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी, और खांसी के साथ साथ बलगम, किसी भी प्रकार का पीला कलर का बलगम या सफ़ेद कलर का बलगम, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, और इसके साथ साथ अगर खांसने से बलगम में खून आता है, बलगम के साथ खून आता है, तो ये भी एक मेजर इशू है। ये हो गया। इसके साथ साथ बुखार पे बात करें तो बुखार दिन में कम रहता है। इसके साथ साथ टीबी में जिनको टीबी का सिम्टम रहता है कहीं के भी, किसी भी ऑर्गन की, उसमें शाम को जो है हाई फीवर आता है, शाम के टाइम में, फिर धीरे धीरे पूरा दिन फीवर रहता है। तो और इसके साथ साथ जो है वेट लॉस होना, किसी भी ऑर्गन की टीबी हो, वेट अगर लगातार कम हो रहा है, बॉडी का वेट अगर लगातार कम हो रहा है, तो ये भी एक मेजर सिम्टम है। इसके साथ साथ बात करें ऊपर यानी ब्रेन की मेनिंजाइटिस वाली टीबी की, तो इसमें मेंटल कंडीशन पेशेंट की बिगड़ सकती है। उसको झटके या चक्कर आना, बार बार जो सीजर्स कहते हैं, वो आ सकते हैं। इसके अलावा उल्टी होना, खून की उल्टी होना सुना होगा आपने। तो ये सब भी सिम्टम है बहुत, ये टीबी को जो पुख्ता करते हैं कि पेशेंट टीबी से ही सफ़र कर रहा है। इसके अलावा नीचे आ जाएं तो एब्डोमेन की टीबी में क्या, एब्डोमेन की टीबी में आपको गैस्ट्राइटिस ज़्यादा रह सकता है और पेट में दर्द रह सकता है। बात करें लीवर की टीबी में, आपका पाचन जो सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम पूरा एकदम वीक हो जाएगा, आपको बार बार लूज़ मोशंस आ सकते हैं। पेट की टीबी में भी लूज़ मोशंस आ सकते हैं। इसके बाद अगर इंटेस्टाइनल टीबी की, तो इसमें भी आपको लूज़ मोशंस हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है बार बार। फीवर तो अगर टीबी है तो फीवर हर पर रहेगा ही, चाहे किसी भी ऑर्गन में हो। इसके बाद में बात कर लें यूट्रेन टीबी या फैलोपियन ट्यूब में जो टीबी होती है, तो उसके कारण महिलाओं में बांझपन रह सकता है। ब्लॉकेज के कारण टीबी फैलोपियन ट्यूब का रास्ता को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण जो है महिलाओं में बांझपन एक प्रमुख समस्या है, और आए दिन देखने को मिला। मैंने भी पीछे में कुछ पेशेंट देखे जिनकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, और बाद में फाइंडिंग्स निकली कि उसको टीबी से महिला सफ़र कर रही है। तो ये सब कुछ सिम्टम थे। कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने, फिर आ गया एक कारण और याद आ गया मुझको। बात करें उसके बोन मैरो टीबी की, तो उसमें भी आपको एक आरबीसी टूटने का डर रहता है। आरबीसी बहुत ज़्यादा टूटती है, और
पीछे बैक एक रहता है, आदमी को बैक एक यानी कमर में बराबर दर्द रहता है। तो ये सब कुछ सिम्टम थे कि अगर बंदा टीबी से सफ़र कर रहा है तो ये सब उसको प्राइमा फेसिया ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं कि आपको लगातार ये सिम्टम बने हुए हैं, शुरू में अगर कैसे फाइंड आउट करना है? शुरू में आप ट्रीटमेंट कराया अपना आसपास डॉक्टर से, एंटीबायोटिक वगैरह लेने के बावजूद भी अगर आप देख रहे हैं कि सिम्टम्स बराबर रह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझिए कि अगर ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी अगर ये सिम्टम्स बने हुए हैं लंबे समय तक, तो यस, आप जो है अपने टीबी की जांच की ओर जाएं। तो टीबी की जांच टीबी की जांच आपको उसके बाद कराना पड़ेगा कि फाइंड आउट करने के लिए। देखिए टीबी में क्या है, जितना जल्दी आप रूल आउट कर लेते हैं डिसीज़ को, उतना अच्छा आपको ट्रीटमेंट जो है जल्दी और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलेगी, कॉम्प्लिकेशन होने से आप बचेंगे, ठीक है। तो जितना जल्दी आपको पता चल जाता है, तो सबसे पहले अब आप बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको इसमें जांच इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी। तो अब बात आ गई इन्वेस्टिगेशन के ऊपर में कि यानी कौन कौन सी जांच करानी। तो सबसे फर्स्ट जो जांच होती है वो सीबीसी, इसके साथ में ईएसआर डॉक्टर प्रीफर करते हैं, एडवाइस करते हैं पेशेंट को। सबसे पहले सीबीसी और ईएसआर, और मेन यहाँ पे खेल बलगम का है, बलगम स्पटम कहते हैं जिसको, उसका खेल है। तो उसके लिए डॉक्टर जो है एएफबी बलगम का एएफबी स्टेन करा सकते हैं। कई बार इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कराना पड़ता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जिसको कल्चर कहते हैं। एएफबी स्टेन और एएफबी कल्चर भी कई बार डॉक्टर एडवाइस करते हैं कराने के लिए। इसके बाद में क्या, एक मॉन्ट्यूनेक्स टेस्ट होता है जिसमें स्किन में इंजेक्शन दिया जाता है, बैक्टीरिया का, टीबी का ही बैक्टीरिया का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे 72 घंटे के बाद में फिर से चेक किया जाता है कि बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है या उसके खिलाफ रेजिस्टेंट है। तो ये मॉन्ट्यूनेक्स टेस्ट भी टीबी के का ही टेस्ट है। इसके अलावा इसके आगे एक्सरे कराया जाता है छाती का टीबी देखने के लिए, उससे भी क्लियर हो जाता है कि टीबी है या नहीं है। इसके अलावा सीटी स्कैन चेस्ट का कराते हैं अगर एक्सरे से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो। लिम्फ नोड में भी एक्सरे कराया जाता है। पेट के एब्डोमिनल टीबी में भी एक्सरे कराया जाता है, सीटी स्कैन कराया जाता है देखने के लिए कि टीबी है या नहीं है। इससे आगे आते हैं तो इसके अलावा ब्रेन के लिए बताना चाहता हूँ। ब्रेन की अगर टीबी को पता करना है तो सी एस एफ नामक फ्लूइड जो आपका स्पाइन में होता है उसकी जांच कराई जाती है। इसके अलावा चेस्ट की, लंग्स की, अगर इससे भी फाइंडिंग्स क्लियर नहीं हो पा रही है तो आपको ब्रोंकोस्कोपी डॉक्टर एडवाइस कर सकता है। लंग्स और लिम्फ नोड के लिए ब्रोंकोस्कोपी, ईबस, ये सब जांचें हैं, टेक्निकल टर्म्स है। खैर आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि डॉक्टर जब एक जांच से क्लियर नहीं हो पाता है तो बहुत सी जांच कराई जाती है। इसके बावजूद भी क्लियर नहीं होता तो कई बार तो एटीटी, जिसको ट्यूबरक्लोसिस के, जब बहुत हद तक अगर नहीं क्लियर हो पाता है तो उसके बिना भी डॉक्टर जो है प्रेस्क्रिप्शन लिख देते हैं एटीटी की। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरू में बताया कि लगभग हर आदमी में टीबी का बैक्टीरिया मौजूद रहता है, लेकिन सप्रेसेंट रहता है, मतलब साइलेंट रहता है वो। उसको जब तक बाहर से कोई मोड नहीं मिलता एक्टिव होने के लिए तब तक वो साइलेंट रहता है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ किन लोगों में खतरा है। सबसे पहले तो जो जिन लोगों को HIV से संक्रमित हैं पहले से ही, उनको टीबी होने का खतरा है। दूसरा, जो जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, कमज़ोर है और माल न्यूट्रिशन है, उन लोगों को भी टीबी होने के चांसेस हैं। तीसरा, जो लोग कैंसर से सफ़र कर रहे हैं उन लोगों में भी टीबी होने का डर है। तो हाँ, और चौथा, जो लोग हैवी स्टीरॉयड ले रहे हैं, स्टीरॉयड जो लेते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी स्टीरॉयड ले रहे हैं जिम, उन लोगों में भी टीबी होने का खतरा है। तो अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर में, बचाव
क्योंकि बीमारी तो हो गई, अब इसका आगे क्या करना है, इसका आगे है बचाव, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या करना है, देखिए जैसे मैंने पहले क्लियर कर नहीं, पहले नहीं क्लियर कर, अब क्लियर कर रहा हूँ कि टीबी का ट्रीटमेंट 6 महीने से 2-3 साल तक मैक्सिमम चल सकता है। 6 मंथ से 2-3 ईयर्स तक टीबी का ट्रीटमेंट चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कि वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, कौन सा क्लास का टीबी से सफ़र कर रहा है। तो सबसे पहले कहाँ देखिए, गवर्नमेंट सेटअप्स में डॉट्स नामक संस्थाएं होती हैं, डॉट्स, जहाँ पे आप टीबी का फ्री में इलाज करा सकते हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स भी करते हैं इलाज टीबी का। और टीबी की मेडिसिन को एटीटी, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट कहा जाता है, और एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसके बाद में आप आ जाएँ तो प्राइवेट डॉक्टर करते हैं। इसके अलावा अगर आप फाइंडिंग्स क्लियर हो गई है, आपकी रिपोर्ट क्लियर है कि आप टीबी से सफ़र कर रहे हैं और आप कुछ नहीं आपको वो लग पा रहा है, तो आप निश्चय एक मोबाइल ऐप है, वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर लॉगिन करके अपनी रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलेगी टीबी के लिए, टीबी रोकथाम में मदद करने के लिए, ठीक है। अब बात आ जाते हैं इसमें मेडिसिन्स की, कि कौन सी क्लासेस की मेडिसिन्स चलती हैं टीबी में। तो 5 प्रकार की मेडिसिन फर्स्ट स्टेज में चलती है, जिनके नाम हैं, सबसे पहले तो आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, और उसके बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिन, और स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, रिफाम्पिसिन हो गया, आइसोनियाजाइड हो गया, इसके बाद इथाम्ब्यूटोल और पायरोजिनामाइड, ये 5 हो गया, इथाम्ब्यूटोल, पायरोजिनामाइड, आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन और रिफाम्पिसिन। तो अगली बात जो बताते हैं, टीबी की जो मेडिसिन है वो गर्म होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, तो इसलिए इसके साथ साथ कई और भी डिसीज़ होने का खतरा है। तो इसीलिए गर्म टैबलेट है तो उसके लिए आपको हाई न्यूट्रिशन डाइट चाहिए, जो इन दवाइयों की जो है गर्मी को बर्दाश्त कर सके। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ख्याल आप लोगों को अपनी डाइट का रखना है। और हाँ, और इसके अलावा अब बचाव के बारे में बता रहा हूँ। जो एप्लीकेशन लागू होती है सेम जैसे कोरोना में भी लागू है एप्लीकेशन, जैसे मास्क वगैरह पहनना है, क्योंकि जैसे बताया कि कम्युनिकेबल है डिसीज़, एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकती है। तो देखिए बचाव में ही है। देखिए कोरोना का तो ये 14-15 दिन इलाज करके ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ये टीबी 14-15 दिन इलाज करके क्वारंटीन से बाहर आ जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन टीबी अगर एक दूसरे से कम है, 9-6 महीने का इलाज लगातार दवाई खानी पड़ती है। एक बार दवा छोड़ दी तो फिर आपको मतलब दोबारा आप पहले ही कंडीशन पे आ जाएंगे घूम के। तो इसीलिए अगर एक आदमी अगर हो गया है तो कोशिश करना है कि वो उसी तक रहे। तो सबसे पहले जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको मास्क वगैरह पहनना है, ज़्यादा पब्लिक प्लेस पे नहीं जाना है। अपने जो है खान पान की सामग्री, अपने कपड़े खुद ही उसको यूज़ करने हैं, और हो सके तो खुद ही धोएं, खाने पीने की चीज़ें अलग रखें, जिससे उसके परिवार में उससे किसी को डिसीज़ जो है ट्रांसमिट नहीं हो सके। तो ये था आज का टॉपिक ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर में। कैसा लगा दोस्तों बताइएगा जरूर। थैंक यू, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।